हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस साल भी इनके आने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो बेटा यहाँ पर जो सेकंड भाग के कुछ एमसीक्यूज हमने कलेक्ट किए हैं हर सेट से, जो कि इस साल हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इनके बनने की संभावना हो। तो बेटा एक एक करके हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी इन एमसीक्यूज़ के बारे में पता चले और उनका भी थोड़ा लाभ हो सके। ठीक है बेटा। तो बेटा अपना पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण पुंज वायु से कांच में जाती है, कोई प्रकाश किरण पुंज वायु से कहाँ जाता है, कांच में, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहने का मतलब है कि परिवर्तित नहीं होगा। तो देखो बेटा प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग में भी परिवर्तन आता है, आयाम में भी परिवर्तन आ जाता है, तरंगदैर्घ्य में भी परिवर्तन आ जाता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति में क्या नहीं होता बेटा, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा बेटा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉन है। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है बेटा, 6400 एंगस्ट्रॉन है। जल में उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जबकि जल का अपवर्तनांक है n बराबर 4/3। ठीक है बेटा। तो जल में उसकी तरंगदैर्घ्य हमें क्या करनी है, बतानी है। तो जल में उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो बेटा वायु में उसकी तरंगदैर्घ्य दे रखी है 6400 एंगस्ट्रॉन, जल में उसकी तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम जल में उसकी तरंगदैर्घ्य को निकालते हैं, कितनी निकल के आएगी। ठीक है बेटा। तो बेटा वायु में तरंगदैर्घ्य कितनी है, 6400 एंगस्ट्रॉन, जल में निकालनी है, लैम्डा डैश हमें ज्ञात करना है। तो n कितना दे रखा है, 4/3। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगा देंगे, n बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश को यहाँ, n को यहाँ लिख सकते हैं। तो लैम्डा बट्टे n के स्थान पर क्या लिख देंगे बेटा, 4/3। पहली चौथी करेंगे, 3 किधर आएंगे, ऊपर। अब 4 से 64 के बार कट जाएगा, 16 बार, और 16 3 48। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 4800 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा बेटा, 4800 एंगस्ट्रॉन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा। देखो बेटा जब आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है बेटा, 90 अंश हो जाता है, जहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एफ फोकस का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। तो एफ फोकस का क्या है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f1। तो बेटा यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी है f1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है बेटा, 2f। अवतल संपर्क में रखा है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो बेटा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यहाँ में दिखा बतानी है। तो f1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा प्लस में ली जाती है, तो f1 तो हो गया प्लस f2 कितना हो जाएगा, -2f। हमें टोटल f निकालना है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और f1 कितना है बेटा, f, और f2 कितना है बेटा, -2f। तो f2 के स्थान पर लिख देंगे -2f, कितना रख देंगे, -2f। तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। 2f और f का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2f। f का 2f में डिवाइड देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2f से 2f कैंसिल, तो 2 में से 1 घटा दो तो कितना आ गया, 1/2f। तो f कितनी निकल आएगी, +2f। तो यहाँ से बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, +2f। क्या हो जाएगा बेटा, +2f। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, +2f। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा,
यदि किसी उत्तल लेंस की लाल व बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः एफ आर तथा एफ बी हो, तब निम्न में से कौन सा रिलेशन सही होगा? एफ आर बराबर एफ बी या एफ बी लेस एफ आर इज लेस एफ बी, एफ आर इज ग्रेटर इक्वल एफ आर। तो बेटा लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिक होती है, बैगनी रंग की फोकस दूरी कम होती है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ बी इज लेस देन एफ आर। चूँकि रेड के लिए फोकस दूरी अधिक होती है, बैगनी रंग की फोकस दूरी कम होती है, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो ये तो बेटा अभी कंफर्म करके बताया था, कौन से प्रकाश के लिए? लाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण समान हो? तो अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण, विचलन कोण समान है, तो अपवर्तनांक पूछा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो बेटा यहाँ से इसका हमें बताना है कि अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखो बेटा अपवर्तक कोण का मतलब होता है विचलन कोण, और विचलन कोण अपवर्तक कोण प्रिज्म कोण के बराबर होता है, विचलन कोण डेल्टा एम होता है। तो बेटा अपवर्तक कोण डेल्टा एम के बराबर है, तो ए बराबर क्या है? डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर ए एन माइनस वन, डेल्टा एम के स्थान पर क्या लिख देंगे? ए से ए या एक बचा बराबर एन माइनस वन, वन को इधर पक्षांतर कर दो, एक और एक कितने हो गए? दो, कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरकर किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है? तो देखो बेटा किस रंग का होगा? बैगनी, लाल, पीला, हरा, किस रंग का होगा? तो देखो बेटा वर्ण विक्षेपण की घटना में जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इस किरण का मार्ग, एक्चुअल मार्ग ये होगा यहाँ से। अब देखो सबसे ज़्यादा विचलन किस में आ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, तो रेड का यहाँ तक है, लेकिन बैगनी का यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किस में आ रहा है बेटा? बैगनी में। किस में आ रहा है? बैगनी में। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगनी। एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है बेटा? √2, तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - ए है, तो ए का मान क्या होगा? तो न्यूनतम विचलन कोण कितना है बेटा? 90 - ए, तो ए का मान पूछा है, ए का मान क्या होगा? ठीक है बेटा, तो यहाँ से अपवर्तनांक कितना है? √2। कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन? चलो करके देखते हैं। एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? √2, न्यूनतम विचलन कोण कितना? 90 - ए, तो ए का मान पूछा है। तो यहाँ पर हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लगाएंगे, तो विचलन कोण कितना है? 90 - ए, और एन कितना है? √2। तो देखो बेटा एन तो दे रखा है हमें √2, और डेल्टा एम कितना है? 90 - ए, तो ए क्वेश्चन मार्क, ए हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूले लगाएंगे, एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 साइन a/2। तो एन का मान तो बेटा √2 था, और डेल्टा एम का मान कितना था? 90 - ए, तो डेल्टा एम के स्थान पर 90 - ए प्लस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 90 के बार कट जाएगा 45 बार, और ये साइन a/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2 अपॉन साइन a/2। तो 1/√2 हो जाएगा ये, √2 साइन a/2 को यहाँ पर और √2 को यहाँ लिख देंगे, तो 1/√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। अब 1/2 हो जाएगा, तो ये कितने का मान होता है? साइन 30 का।
तो A/2 बराबर 30, ये कितना हो जाएगा 60 अंश। इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 60 अंश। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है, तो बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है I greater C। क्या होता है I greater C, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये होती है इसकी शर्त। लेकिन यहाँ पर इसमें इस ऑप्शन में इक्वल और ग्रेटर की कंडीशन है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये बेटा हमारा नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो हमें पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। निम्न में वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंग इसमें से कौन सी नहीं है, इनमें से वैद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है, प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, एक्सरे। ये बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, क्योंकि ये होती है जो ध्वनि तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की श्रेणी में नहीं होती। दो कला संबंध स्रोत होते हैं, यदि वे तरंगें उत्पन्न करते हैं, देखो कला संबंध स्रोत के लिए कंडीशन क्या होती है, एक समान तरंग दैर्ध्य, एक समान वेग, एक समान, हाँ ये सही है, नियत कलांतर। तो कला संबंध स्रोतों में मेन कंडीशन होती है नियत कलांतर की, उनका कला जो होती है वो क्या रहती है बेटा, नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो जल की सतह पर तेल की एक परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो बेटा इसका कारण होता है वर्ण विक्षेपण नहीं होता, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश, हाँ ये व्यतिकरण, व्यतिकरण ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसमें। ठीक है। समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य द्रव्यमान पर निर्भर करती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो बेटा यहाँ पर एक बात हम नोटिस कर रहे हैं, समान गतिज ऊर्जा, इसका मतलब है गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान, और गतिज ऊर्जा समान है तो तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा पदों में सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर h/√2m के। तो यहाँ से बेटा के तो समान है, जब के समान है तो बाकी ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा किस पर निर्भर कर रहा है, एम पर, और वो भी कैसे, लैम्डा समानुपाती 1/√m। अंडर की घात कितनी होती है, 1/2, घात को ऊपर ले जाओ तो एम पे घात कितनी हो जाएगी, -1/2, यानी लैम्डा समानुपाती एम पे पावर -1/2। तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। तो यहाँ पर हमें बेटा खींचे गए ग्राफ की ढलान ज्ञात करनी है आवृत्ति में और उसमें। तो यहाँ से बेटा हम आवृत्ति में और इसमें निकालेंगे इसका ढलान। तो देखो ये ग्राफ होता है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, ग्राफ इस तरीके से आता है, यहाँ ये निरोधी विभव और यहाँ इसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति और निरोधी विभव यहाँ पर इसकी ये ढाल है ये 5, तो ये V0 है, तो जाहिर सी बात है ये भी V0 का वर्क करेगा। क्या होगा ये V0 होगा, ये V0 होगा, ये इसकी आवृत्ति है, ये क्या है इसकी आवृत्ति। तो यहाँ से बेटा हम tan phi ढलान निकालें, tan phi बराबर लंब बट्टे आधार, और लंब कितना है इसका बेटा V0, आधार कितना है न्यू, क्योंकि यहाँ से त्रिभुज ये बन रहा है तो कोण के सामने एक भुजा ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार, तो V0/न्यू, और k बराबर क्या होता है बेटा E V0। तो यहाँ से V0 निकालें तो k/E हो जाएगा, E k के बराबर है, तो यहाँ पर h न्यू नॉट, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा E/h, तो E तो k के बराबर है ही, तो यहाँ पे न्यू के V0 के स्थान पर ये रखेंगे, न्यू के स्थान पर ये वाला मान रख देंगे, तो V0 के स्थान पर k/E और इसके स्थान पर k/h, पहली चौथी करेंगे h किधर आ जाएगा ऊपर, k से k कट गया तो कितना आ गया बेटा h/E, कितना आ गया बेटा h/E। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा h/E। जस्ते की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्न में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा, कौन सा विकिरण अत्यधिक परावैंगनी, कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होता है बेटा, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में कैथोड पर परावैंगनी विकिरण ही तो डाला गया था,
किसी गतिमान कण से संबंध देवरोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो बेटा नहीं करती इसका मतलब वो आवेश पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती बेटा? आवेश पर निर्भर नहीं करती। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है बेटा, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो देवरोगली तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी? वो बेटा आधी हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा बराबर h/m भी होता है। v इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध देवरोगली तरंगदैर्घ्य होगी 12.27/√v। तो ये ऑप्शन इसका बेटा सही हो जाएगा। प्लांक नियतांक की विमा समान है। तो प्लांक नियतांक की बेटा विमा समान किसके होगी? क्योंकि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र होता है ml/t-1। ये प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र होता है। अब यहाँ से ये बल इंटू दूरी इंटू समय, बल की विमा हो जाएगी ml/t-2, दूरी की विमा l और समय की विमा t। तो l का l में मल्टीप्लाई करेंगे तो ml², t में तो एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? ml/t-1। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये MCQs यहाँ तक कंप्लीट हुए। आगे के जो चैप्टर शेष हैं ये बेटा हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव तक MCQs कंप्लीट किए हैं। आगे के चैप्टर के MCQs आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर और लाइक और किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कवर हो। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।